हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। सीडीपी की हमारी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम 20 क्वेश्चंस को लेते हैं। 20 क्वेश्चन आप एज अ मॉक टेस्ट डील करते हैं इस सीरीज़ में। ये हमारी 31वीं क्लास है। इससे पहले हम 30 क्लासें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने एक भी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ पर जाकर एक एक क्लास को आप देख सकते हैं और अपना प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। इस सीरीज़ में हम PYQ को लेते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है और भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि PYQ जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे बेहतर प्रैक्टिस किसी और से हो भी नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमारा जो CTET के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है ये वाली वीडियो। तो आप लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चंस को लगाइए और लास्ट में अपना कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया और आपके कितने क्वेश्चन गलत रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्क यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, कि स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि आगमनात्मक तर्क में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है प्रयोग, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण और ऑप्शन डी है कल्पना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कल्पना जो है आगमनात्मक तर्क में शामिल नहीं है। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है मूल प्रवृत्ति की। ऑप्शन ए केवल मनुष्यों में, ऑप्शन बी है केवल बिल्लियों तथा चूहों में, ऑप्शन सी है सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, और ऑप्शन डी है केवल कलाकारों में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो क्रेसमर ने व्यक्ति को किस में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है वृषकाय, जिसको दुर्बल बोलते हैं, ऑप्शन बी है सुडोलकाय, ऑप्शन सी है गोलकाय और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वृषकाय, सुडोलकाय और गोलकाय तीनों में वर्गीकृत किया है किसने? क्रेसमर ने। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताते चलेंगे कि आप क्या क्या आंसर लगा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ऑप्शन ए है बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन बी है अभिक्षमता, ऑप्शन सी है अभिवृत्ति और ऑप्शन डी है मूल्य। तो किसका मापन है? उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिक्षमता। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? कौन सा? संगणन का सिद्धांत। ऑप्शन ए है अधिगम, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी है सृजनात्मकता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्मृति की व्याख्या करता है संगणन का सिद्धांत। तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी? व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, ऑप्शन ए अंतर्दर्शन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन बी है बहिर्दर्शन यानी कि एक्सट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन सी है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन और ऑप्शन डी है प्रयोगीकरण यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा आपका? इस प्रश्न का जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतर्दर्शन। ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? हमें बताना है कि एल्बर्ट जो बंडूरा हैं वो किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी सिद्धांत से, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से या ऑप्शन डी है मनोलैंगिक विकास से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से।
तो ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है कि कौन सा लक्षण है इन चारों में से जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। ऑप्शन ए है आत्म केंद्रित, ऑप्शन बी है रूढ़िवादी, ऑप्शन सी है सामाजिकता और ऑप्शन डी है दब्बू। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिकता। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। ऑप्शन ए उपा जिसको इड बोलते हैं, ऑप्शन बी है आत्मा जिसको ईगो बोलते हैं, ऑप्शन सी है परा जिसको सुपर ईगो बोलते हैं और ऑप्शन डी है इड तथा सुपर ईगो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपर ईगो। ठीक है, जिसको पराह भी बोलते हैं। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपका क्या आंसर था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होती है वो किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, ऑप्शन बी है शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अधिगम परिस्थितियाँ और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होती है वो शिक्षार्थी एवं अधिगम के भी ओतप्रोत घूमती है और शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया के भी और अधिगम परिस्थितियों के भी। ठीक है, तो हमारा विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है, ऑप्शन बी है परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है, ऑप्शन सी है परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है और ऑप्शन डी है परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपका क्या आंसर था वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस पर अधिक बल देता है। ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन बी है छात्र केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन सी है पाठचर्या केंद्रित शिक्षा पर या ऑप्शन डी है विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। यानी कि उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण बताना है हमें कौन सा है। ऑप्शन ए है हठी, ऑप्शन बी है समय की संकल्पना, ऑप्शन सी है सामाजिक संकल्पना और ऑप्शन डी है वीर पूजा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हठी। जो हठी टाइप के बालक होते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में सहपाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए। सहपाठ्येतर गतिविधियां, ऑप्शन ए है ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक हैं, ऑप्शन बी है ये छात्र के समग्र विकास में सहायक हैं, ऑप्शन सी है ये शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक हैं या ऑप्शन डी है ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक हैं। तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है आकार, ऑप्शन सी है अनुराग और ऑप्शन डी है ईमानदारी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भाषा जो है वो मानसिक विकास के तहत आता है। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि लब्धि वाला कहलाता है? ऑप्शन ए है 70 से 79, ऑप्शन बी है 80 से 89, ऑप्शन सी है 90 से 109 और ऑप्शन डी है 110 से 119 के मध्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 90 से 109 के बीच के जो बालक होते हैं वो सामान्य बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, ऑप्शन बी है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, ऑप्शन सी है केवल पर्यावरण कारक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक। तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो कि पूछ रहे हैं कि मानसिक वृद्धि एवं विकास में कौन सा कारक नियंत्रित करता है, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी कि नैतिक मूल्यों के विकास में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है प्रार्थना सभा, ऑप्शन बी है सही समाजीकरण, ऑप्शन सी है बुद्धि और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। यानी कि प्रार्थना सभा भी, सही समाजीकरण भी और बुद्धि भी जो है नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए है शारीरिक विकास से, ऑप्शन बी है मानसिक विकास से, ऑप्शन सी है भाषा विकास से या ऑप्शन डी है सामाजिक विकास से। तो ऐसा सामाजिक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? यानी कि कौन से पर्यावरणीय कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए है सामाजिक कारक, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन सी है आर्थिक कारक और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक जो है पर्यावरणीय कारक को प्रभावित करते हैं। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस देखे और आपने उन 20 क्वेश्चनों को एज अ मॉक टेस्ट किया होगा, यानी कि आपने उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया होगा और आपने अपना स्कोर भी चेक किया होगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक किए। तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने स्कोर किया। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, और शेयर करें आप उन सभी दोस्तों को जो यूपी टेट और सी टेट या अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए PYQ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।